जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएस फर्म तेजस मार्क 1 के लिए अगले साल डिलीवर करेगी 20 इंजन। एचएएल चीफ के मुताबिक तेजस मार्क 2 के लिए फ्रेंच इंजन पर कोई भी बातचीत नहीं। भारत की स्ट्राइक के डर से लश्कर ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पीओके से कराया मूव। और अमेरिका पाकिस्तान के साथ मजबूत कर रहा है अपने रिश्ते। एएनआई के साथ इंटरेक्शन में एचएएल प्रमुख की तरफ से इस बात पर विश्वास जताया गया है कि जो यूएस फर्म जीई है वो तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए जेट इंजन्स की सप्लाई को तेज करेगी। और एचएएल को उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 12 जेट इंजन्स हमको मिलेंगे। वैसे आपको बता दें कि पहले ये इंजन्स इसी साल दिसंबर तक डिलीवर होने थे, लेकिन फिर यूएस फर्म जीई ने अपनी इस डिलीवरी को रिवाइज किया है और दिसंबर तक अब केवल 10 ही इंजन्स की बात की गई है। और जैसे कि एचएएल प्रमुख भी कंफर्म कर ही रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमको 12 इंजन्स मिलेंगे। इसके अलावा एचएएल प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो एचएएल है वो यूएस फर्म जीई के टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी कर रही है और वो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और जीई ने प्रॉमिस किया है कि वो अगले साल 20 इंजन्स डिलीवर करेंगे। हालांकि बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जीई अपने इस प्रॉमिस को पूरा करेगी या नहीं, तो वो तो खैर अगले साल ही मालूम पड़ेगा। बाकी एचएएल 10 तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी बना चुकी है, 11वां एयरक्राफ्ट भी तैयार है। और एचएएल प्रमुख का कहना है कि जीई की जो सप्लाई चेन वाला इशू था तो उसे भी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उन्हें सही कर लिया गया है और अब जीई जेट इंजन्स के प्रोडक्शन को तेज करेगी। और बाकी अभी जो 97 तेजस मार्क 1 का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो उसके लिए भी जो जीई के साथ जेट इंजन्स का नया कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अक्टूबर के महीने में साइन किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 113 F404 इंजन्स रहेंगे और ये डील $1 बिलियन से अधिक की होने वाली है। बाकी अभी जो ट्रिब्यून की तरफ से और ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि भारत यूएस फर्म के साथ धीमी गति से चल रही बातचीत के बीच अब तेजस मार्क 2 के लिए फ्रेंच इंजन के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो एएनआई के साथ इंटरेक्शन में एचएएल प्रमुख की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि तेजस मार्क 2 के लिए फिलहाल अभी तक फ्रेंच इंजन को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, जबकि उनका ये कहना है कि तेजस मार्क 2 के लिए जीई के साथ ही F414 जेट इंजन्स को लेकर जो बातचीत है वो अपनी एडवांस स्टेज में चल रही है। बाकी यूएस टैरिफ को लेकर एचएएल प्रमुख की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसका जो असर है वो जीई के साथ चल रहे डिस्कशन पर नहीं पड़ेगा। बाकी तेजस मार्क 2 की जेट इंजन्स के लिए जीई के साथ जो बातचीत का अगला राउंड है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में अब यूएसए में कंडक्ट किया जाने वाला है। बाकी तेजस मार्क 2 के लिए जो फ्रेंच इंजन वाली रिपोर्ट्स हैं तो उनको खारिज करते हुए उनका ये भी कहना था कि ये संभावित रूप से अनइन्फॉर्म डिस्कशन या स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को देखेंगे तो वे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए पहले इंजन को चुनते हैं और फिर उस इंजन के अनुसार एयरक्राफ्ट बिल्ड होता है, तो इसलिए इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इंडियन नेवी ने सफलतापूर्वक इंडियन आर्मी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में जल प्रहार नाम के बाई एनुअल जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इस दौरान दोनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने से लेकर भारत के ईस्टर्न सी बोर्ड के साथ एम्फीबियस मिशंस के लिए ऑपरेशन रेडीनेस को भी टेस्ट किया गया है। ये जो ड्रिल है 16 सितंबर से 23 सितंबर तक 2 फेज में कंडक्ट की गई थी, हार्बर फेज और सी फेज। बाकी इसके अलावा जैसा कि तय था, आज 26 सितंबर को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर्स की डी कमिश्निंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और इस सेरेमनी के हिस्से के तौर पर MiG-21 फाइटर्स की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी भी कंडक्ट की गई। बाकी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह से MiG-21 फाइटर्स ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी अगर आपको भारतीय वायुसेना की सर्विस में MiG-21 के 62 ईयर्स के इतिहास को अच्छे से जानना है तो ग्रिड पर हमने इससे संबंधित जो वीडियो अपलोड करी है आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो एयरक्राफ्ट सर्विस से डीकमीशन कर दिए जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, क्या वो स्क्रैप कर दिए जाते हैं, क्या उन्हें म्यूजियम में रखा जाता है या फिर उन पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बहुत पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें इस खास MiG-21 बाइसन की तो इसको लेकर ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन तो नहीं है कि इनके साथ क्या होगा, लेकिन ये आपको म्यूजियम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ MiG-21 को फ्लाइंग कंडीशंस में मेंटेन करके रखा जा सकता है ताकि उन्हें सेरेमोनियल विंटेज स्क्वाड्रन में इस्तेमाल किया जा सके। जबकि पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें भी कहा गया था कि MiG-21 को डीकमीशन करके उनको अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट करने की भी योजना है। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इन MiG-21 को सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन्स में भी बदला जा रहा है जो कि पायलट्स की ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने यूएस बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर CQT वेपन सिस्टम के साथ एक स्ट्रेटेजिक इनिशियल पैक्ट साइन किया है जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। और इस पार्टनरशिप के तहत ब्राइटकॉम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज़
और CQT की प्रूवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन करके संयुक्त रूप से मिलकर एडवांस्ड टैक्टिकल हार्डवेयर और AI इनेबल्ड सिस्टम्स को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एक एसोसिएट प्रोफेसर के मुताबिक कि क्लोजर मिलिट्री एक्सेस को सिक्योर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ टाइज को डीप कर रहा है ताकि अमेरिकन एसेट्स को उनके एडवर्सरीज जैसे कि चीन और ईरान के और भी करीब तैनात किया जा सके। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को कोई डिप्लोमेटिक पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिकल इनेबलर के तौर पर देखता है जो कि यूएस को उसके मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करे। तो जैसे कि अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे स्टेटहुड और 6th शेड्यूल जैसी डिमांड्स को लेकर, और अब एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच लद्दाख पुलिस ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनमें ऑफिशियल्स के हवाले से क्लेम किया गया कि सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर शिफ्ट किया जाएगा और इन पर किस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, तो उस पर ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया गया कि सोनम वांगचुक पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर लेह वाले क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो NSA एक्ट है ये भारत में एक ऐसा कानून है जो कि सरकार को बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार देता है अगर सरकार को ये लगता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या फिर एजेंशियल सर्विसेज के लिए खतरा है। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी व्यक्ति पर NSA तब लगा सकती है जब उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति या तो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक्ट कर रहा है या वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि बड़े स्केल पर हिंसा, दंगे इनको भड़काना या फिर जरूरी सप्लाईज या सर्विसेज उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को CIDSS यानी कि कमांड इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हैंडओवर किया है, जो कि भारतीय सेना को ऑपरेशनल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस को सीमलेसली इंटीग्रेट करने में मददगार साबित होगा। ये एक AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए सिचुएशन अवेयरनेस, रियल टाइम इंसाइट्स, डेटा ड्रिवन ऑप्शंस तो इनको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में UNGA में अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम बताया है और उन्होंने जाफर एक्सप्रेस वाले इंसिडेंट को भी मेंशन किया। वो बात अलग है कि लादेन, मसूद अजहर, हाफिज सईद तो इनकी जैसे जो बड़े बड़े सुअर हैं वो पाकिस्तान में ही मिलते हैं और जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री का फुल सपोर्ट रहता है, चाहे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे उनके लिए फंडिंग का जुगाड़ करना हो। और इन सब के बावजूद ही पाकिस्तान क्लेम करता है कि वही आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम है। और हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बार बार मेंशन किया, जिसमें उन्होंने सीज फायर वाली बात भी कही। प्रेसिडेंट ट्रंप को मैन ऑफ पीस के तौर पर मेंशन किया गया और ये भी कहा कि वे उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपस में ही मिलकर एक दूसरे की तारीफ करने का गेम खेल रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि जैश और हिजबुल की तरह ही अब सुअरों के संगठन लश्कर ने भी भारत की स्ट्राइक के डर से अपने ऑपरेशनल और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वेस्ट प्रांत में मूव कराया है। वो बात अलग है कि जब इनका होरिफिकेशन का नंबर आएगा तो फिर चाहे आसिम मुनीर की गोद में जाकर भी क्यों ना बैठ जाएं, वहाँ भी इनको होरिफाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी बॉट्स हैं तो वो भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जो कि लगातार एक्टिव रहते हैं, तो उनकी तरफ से एक नया तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लीक्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स इनको मिल गए और इनके हवाले से इनका ये क्लेम है कि जो भारत है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को डिस्टर्ब कर रहा है आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहे हैं तो उसमें एक सील लगी हुई है टॉप सीक्रेट की, जो कि ऑब्वियसली गूगल से डाउनलोड की गई है। और बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स रावलपिंडी में तैयार हुए हैं और वो भी 8 PM के बाद। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन विनायक गोरे वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन विशाल भंडराल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार सुजान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट कौन सा था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।